Hello everyone, welcome to Alik Foundation. My name is Gufran Chaudhary and in this video I'm going to discuss about the English section of BLLB paper 2020 of AMU. So आप में से जितने लोग भी AMU 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज जामिया 2024 की, दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम AMU 2020 का पेपर देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश का आपका। एक चीज़, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पर ऐसा है ना, आपको आंसर डायरेक्ट टिक करके नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये जैसे कि क्वेश्चन है और आंसर को देखेंगे। इवन हर एक जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर, हर एक वर्ड को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। उसकी डेफिनेशंस है या उसके साथ में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम आपके हो सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एएमयू की, तो आपने देखा होगा कि 45 और समटाइम्स 42 एंड 43 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आते हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी जो आपका पोर्शन है वो आपका वोकेबलरी से रहने वाला है। तो हर एक वर्ड को हमें डिटेल में देखना है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर हम लोग आंसर को टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए शायद ये वीडियो नहीं है, आप लोग कहीं और जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे लास्ट में, क्योंकि ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये एनालॉजी का पार्ट है, आपका एनालॉजी का पोर्शन है जो कि रीजनिंग में कवर किया जाता है। सो इसमें भी वैसे आपको इंग्लिश में इन लोगों ने डाल दिया है, अच्छी बात ही है, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको वर्ड्स का ही पता नहीं होगा तो आप एनालॉजी भी कैसे कर पाएंगे। खैर, हम लोग सेकंड क्वेश्चन से करते हैं अपने। सो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था 2020 का है ये पेपर, जो आया था वहाँ पर, द स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थ्रू इज, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये थ्रू नहीं है, यहाँ पर थॉट होना चाहिए, THOUGHT, थॉट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि द स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि इसका क्या होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलिए आप इसको, या वोकेबलरी पोर्शन, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसमें। ये पूछ रहा है कि द स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर, डायरेक्टली आंसर आना चाहिए आपका रेवरी। ओके, जो आपके पास में ये ऑप्शन भी है, ये तो आपका आंसर हुआ। तो जिन बच्चों को लग रहा है वो आप लोग स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर ये है आपका। बट डिटेल में देखना है, जैसा कि हमने बोला है आपको। देखिए जनाब, रेवरी जो आपका ये वर्ड है, इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको डे ड्रीम भी बोल सकते हैं आप लोग, डे ड्रीम, है ना। ये यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट, अपने ही ख्यालों में खो जाना, दिन में सपने देखना, इस टाइप से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। सो इसी को इजी लैंग्वेज में हम बोलेंगे डे ड्रीम, मतलब कि दिन में सपने देखना, है ना। बाकी जो आपके ये तो आंसर हो गया हमारे पास में। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसको भी देख लेंगे। फैंटम, आप लोग समझते हैं फैंटम का मीनिंग क्या होता है? देखिए जनाब, फैंटम, एंड मैं नीचे लिख देता हूँ, ये जो है आपके पास में, एक तो है आपके पास फैंटम वर्ड, सिमिलरली एक वर्ड और होता है वोकैबुलरी में आपके पास में, एप्रिशन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो है APPRITION। इन दोनों का ही सिमिलर मीनिंग होता है, एप्रिशन एंड फैंटम। और अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूँ तो ये होते हैं दोनों घोस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं घोस्ट, यानी कि आत्मा, भूत, प्रेत, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं इसको हिंदी में। दोनों का ही सिमिलर मीनिंग होता है फैंटम एंड एप्रिशन। तो एक बहुत अच्छे से आप लोग एक नोटबुक बनाइए अपनी, जिस पर आप नोट कर सकते हैं ये जितनी भी वोकैबुलरी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी उसके बाद में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, जो हमारे पास में है पैलिम्सेस्ट यहाँ पर है, उसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। एंड यहाँ पर है आपके पास पैलिम्सेस्ट, जो सी है। पैलिम्सेस्ट समझते हैं क्या होता है पैलिम्सेस्ट? चलिए पहले क्यूरियो देखते हैं हम लोग। क्यूरियो जनाब एक अनयूजुअल थिंग होती है, कोई भी आप बोल सकते हो। उसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एन अनयूजुअल, अनयूजुअल थिंग, कोई भी एक अजीब प्रकार की जो है वस्तु बोल सकते हो इसको। बाकी अलमीरा वगैरह आप लोग अगर इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इमेज में देख लेना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्यूरियो होता क्या है। एन अनयूजुअल थिंग इज कॉल्ड क्यूरियो। पैलिम्सेस्ट को देखते हैं हम डिटेल में। देखिए जनाब, पैलिम्सेस्ट को अगर मैं हिंदी में बात करूँ, सो आप बोल सकते हो अ राइटिंग मटेरियल ऑन विच द ओरिजिनल स्क्रिप्ट हैज़ बीन इरेज्ड एंड राइटिंग ओवर अगेन। क्या है, समझ में नहीं आया ना? पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर, अ राइटिंग, एज इट इज़ भी आप कॉपी कर सकते हैं, अ राइटिंग मटेरियल on which the original script has been
erased and written over again. सो ये 15-16 सेंचुरी का वर्ड है। अगर आप पैलिम्सेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि वेट यहाँ पर है अ राइटिंग मटेरियल ऑन विच द ओरिजिनल स्क्रिप्ट हैज़ बीन इरेज्ड एंड रिटन ओवर अगेन। इसको ना आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पैलिम्सेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो हम लोग पेंसिल से लिखते थे। सो जो हमारी कॉपी पर हम लोग पेंसिल से लिखते थे, उसके 5-6 महीने बाद जब हम अपनी ही राइटिंग को देखते थे तो आपने ध्यान किया होगा, गौर किया होगा कभी कि वो रफ हो जाती थी राइटिंग, तो उस पर ना कभी कभी हम होते थे कि दोबारा लिखना पड़ता था। उसी चीज़ को सेम हम इसमें बोलते हैं कि अ राइटिंग मटेरियल ऑन विच द ओरिजिनल स्क्रिप्ट हैज़ बीन इरेज्ड एंड रिटन ओवर अगेन, दैट इज कॉल्ड पैलिम्सेस्ट। आपका कोई भी स्क्रिप्ट है, किसी भी चीज़ पर लिखा हुआ है और वहाँ से स्क्रिप्ट जो भी थी, पहले हो सकता है 2000 ईयर्स पहले कुछ लिखा था और वो बाद में इरेज हो गई हो, बट हम लोगों ने क्या किया, उस पर दोबारा से लिख दिया उस चीज़ को, दैट इज कॉल्ड पैलिम्सेस्ट आपका। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। इसका आंसर रेवरी हो जाएगा। फैंटम एंड एपरीशन मैंने बता दिया, दोनों सेम होते हैं, इनका मतलब होता है घोस्ट। पैलिम्सेस्ट ये है, क्यूरियो आपकी अनयूजुअल थिंग हो जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर है इट इज़ अ ब्लू कॉलर टाउन विद अ लॉट ऑफ फार्मर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स, द बोल्ड ईडियम। यहाँ पर ईडियम बोल्ड नहीं किया है, सो मैं कर देता हूँ इसमें। देखिए ईडियम ये है आपका ब्लू कॉलर, हम बात कर रहे हैं ब्लू कॉलर की। इट इज़ अ ब्लू कॉलर टाउन विद अ लॉट ऑफ फार्मर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स, द बोल्ड ईडियम, इनका मतलब पूछ रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि यही आपका 2022 या फिर 2023 में अगेन ये सेम पूछा है आपका, तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, पहली बात तो ब्लू कॉलर होता क्या है, ये जॉब में हम स्पेशली यूज़ करते हैं। एक होता है ब्लू कॉलर, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट वन इज़ ब्लू कॉलर। आपने सुना होगा ना ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, न्यूज़पेपर अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने ये टर्म को यूज़ करते हुए देखा होगा, ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स होती कौन सी हैं? ब्लू कॉलर्स का मतलब होता है आपका जो मैनुअल वर्कर होते हैं, जो लोग मैनुअल वर्क करते हैं, जिस जॉब में जो है फिजिकल आपको वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब्स। ओके, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोस हु परफॉर्म, दोस हु परफॉर्म मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क। अच्छा, मैनुअल वर्क को ही आप लोग फिजिकल वर्क भी बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना, फिजिकल वर्क भी बोल देंगे हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ ना फिजिकल की ज़्यादा ज़रूरत, जैसे कि आपने देखा होगा जो मजदूर लोग होते हैं या रिक्शा चलाने वाले हैं, या जहाँ पर भी आपका फिजिकली उनको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, या फैक्ट्रीज वगैरह में आपने देखा होगा, वो सारी ही जॉब्स जो किस अंडर आती हैं, वो आती हैं ब्लू कॉलर जॉब्स उसको। अच्छा, ये ना टर्म उस चीज़ से ली गई है, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में या फिर अभी भी देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं उनकी एक यूनिफॉर्म होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ में ना ब्लू यूनिफॉर्म होती है उन लोगों की, तो वहीं से हम लोग ने ब्लू कॉलर उसको जो है जॉब्स बोल दिया। जिस लोग ब्लू कॉलर जॉब्स वो होती हैं जिसमें फिजिकल और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको। सिमिलरली एक टर्म और है आपके पास में, एंड वो है वाइट कॉलर। अगर हम ब्लू कॉलर देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर वाइट कॉलर बताना मेरा फ़र्ज़ है। यहाँ पर वाइट कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं? देखिए जनाब, वाइट कॉलर जॉब जो हैं वो आपके पास में होती हैं दोज हु वर्क, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, हु वर्क इन एन ऑफिस, इन एन ऑफिस, किसी भी ऑफिस में जो लोग वर्क करते हैं। आप लोग डेफिनेशन एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, याद करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी काफ़ी ज़्यादा। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपके पास में ब्लू कॉलर जॉब्स हैं ये होती हैं जो फिजिकल और जिसमें मैनुअल वर्क की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली वाइट कॉलर जॉब्स वो होती हैं जो ऑफिस में वर्क, जैसा कि एचआर की जॉब है, या कोई भी ऐसा काम जो ऑफिस में होता है जिसमें आपकी फिजिकल ज़्यादा जिसमें फिजिकल वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेंटली आप काम करते हैं, उसी को बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। दो तरह की टर्म्स हम हमेशा यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में भी, ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर। सो यही चीज़ थी। यही क्वेश्चन आपका 2023 या फिर 2022, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, बट उसमें मैंने देखा है वहाँ पर भी आया है ये। सो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, मैनुअल वर्क। बाकी और तो कोई काम का है नहीं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आंसर आ गया आपका फर्स्ट वाला। ओके, दैट वुड बी मैनुअल वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास में, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग देख लेते हैं। रिचार्ड गोट हिज फिंगर कोट इन द डोर जंप एंड इट वॉज, उसके बाद में डैश फॉर 2 days आफ्टरवर्ड्स। ये आपके पास में क्वेश्चन है, पढ़कर समझ गए होंगे कि रिचार्ड की जो फिंगर है वो
दरवाजे के बीच में फंस गई। उसके बाद में इट वॉज फॉर 2 डेज आफ्टरवर्ड्स, यहाँ पर हमसे पूछा है। और सिमिलर इसकी साउंड देखेंगे ना तो ये होमोफोन्स होते हैं। होमोनिम्स आपने पढ़ा होगा, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ठीक है। सो सोर, सियर, सायर, सोर। आंसर तो 1 मिनट लगेगा मेरे को बताने में, यहाँ पर आंसर मैं बता सकता हूँ, बट मैंने पहले ही बताया कि डिटेल में हम लोगों को देखना है, इसमें हर एक वर्ड को डिटेल में जानना है। सो चलिए देखते हैं क्या सीन है इसका। ओके जनाब। सो अगर मैं सोर की बात करूँ, SOAR, ये जो है आपके पास, इसका मतलब होते हैं 2 मीनिंग्स होते हैं एक्चुअल में इसके। इसके होते हैं 2 मतलब सोर के। पहला वाला क्या है? पहला है राइज क्विकली, राइज क्विकली, राइज क्विकली टू अ हाई लेवल, हाई लेवल, राइज क्विकली टू अ हाई लेवल। क्या मतलब? देखिए किसी भी चीज़ का प्राइस हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो अचानक से राइज हो गई है एक हाई लेवल पर, उसको ही हम बोलते हैं, स्पेशली प्राइस में हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, तो उसको हम बोलेंगे सोर। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, सो हाँ बोल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा, हाउस, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाउस प्राइजेस, घर के जो प्राइस थे, SOAR, क्योंकि ये वर्ब है तो इसको हम पास्ट में बना लिया, सोड अ फॉर द 50, ये है आपके पास में 50%। सो जो हाउस के प्राइस थे वो अचानक से क्या है, राइज क्विकली सोड अ फर्दर 50%, यानी कि 50% तक उसके जो है प्राइस बढ़ गए। सो यहाँ से इसको आप समझ सकते हैं, पहला मीनिंग तो ये हुआ आपके पास में, ठीक है। बाकी जो सेकंड मीनिंग की हम बात कर रहे हैं वो होता है, सेकंड मीनिंग है आपके पास में, स्पेशली हम बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, या फिर एयरक्राफ्ट, है ना, एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी हैं एयरक्राफ्ट हैं आपके पास में, जो बहुत ज़्यादा कहाँ पर ना, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं आसमान में। सो यहाँ पर मेरे को लिख देना चाहिए टू फ्लाई हाई इन द स्काई, टू फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है। दो मतलब हुए, पहला क्या है, राइज क्विकली टू अ हाई लेवल, दूसरा है जो फ्लाई हाई इन द स्काई, जैसे कि ईगल है, ईगल कहाँ पर है, वो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता है। सो उसी चीज़ को हम बोलते हैं टू फ्लाई हाई इन द स्काई। एंड फर्स्ट वन है राइज क्विकली टू अ हाई लेवल, ये तो हुआ आपके पास में इसका मतलब। अच्छा इसको सियर भी देख लेते हैं हम, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो है आपके पास में सेकंड वाला ऑप्शन। अगर हम सियर की बात करें तो इसको बोलते हैं हम स्कोर्च, स्कोर्च, है ना। समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, रोस्ट, इसको तो जानते हैं ना, नहीं जानते अब भी, चलिए हिंदी बता देते हैं हम इसको। ये जो भूनना होता है ना, घर में जो जिस कोई भी चीज़ जब किचन में हम भूनते हैं उसी चीज़ को सियर बोलते हैं हम। यही सेम सिमिलर मीनिंग है इसके। सियर की मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी, या फिर स्कॉच बोलें या फिर आप रोस्ट बोल सकते हैं, इजी लैंग्वेज में याद करने के लिए। हिंदी चाहें तो आप लिख सकते हैं, मन हो तो आपका, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको भूनना, हिंदी शायद मैंने सही लिखी है या नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की, SIRE। अच्छा जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना, इसलिए इनको होमोफोन्स बोलते हैं हम लोग, सेम ही है प्रोनाउंसिएशन इन सब की। सायर, इसका मीनिंग क्या होता है जनाब? सायर जो है वो होता है आपके पास में कोई भी अ मेल पेरेंट, मेल पेरेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एनिमल, ओके। स्पेशली किसकी? हॉर्स की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली जो हॉर्स के जो मेल पेरेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे भी एक पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं और पापा हैं, ऐसे ही सिमिलरली जो है जो एनिमल्स हैं, हर किसी के कोई पेरेंट्स और मम्मी होंगे, इसीलिए हम जो सायर यूज़ करते हैं, जो हॉर्स है उसके फादर के लिए यूज़ करते हैं। तो सर अगर फादर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मदर भी तो कुछ होंगी ना। सो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, एक वर्ड होता है हमारे पास में मेयर, MARE, मेयर, जानते होंगे इस वर्ड को। ये हम यूज़ करते हैं किसके? फीमेल हॉर्स के लिए, फीमेल हॉर्स। तो ये बहुत अच्छे से देख लेना, आपके लॉ में तो ये क्वेश्चंस आते ही हैं, रिपीटेड हैं, ऑलमोस्ट रिपीटेड रहता है आपके पास में। 50 to 60% जितनी भी वोकेबलरी है वो रिपीटेशन से ही है आपके। PYQS अगर आपने अच्छे से कर लिए तो हो जाएगा आपके पास। सो ये क्या है हमारे पास में सर? मेयर जो है वो फीमेल हॉर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सायर जो है वो है हमारे पास में अ मेल पेरेंट ऑफ एन एनिमल स्पेशली हॉर्स। सो ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए, सायर भी देख लिया। अब बात आती है हमारे पास में सोर, SORE, इसका मीनिंग क्या होता है सर? देखिए जनाब, सोर जो है वो मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, पेनफुल, पेनफुल। सोर का मतलब हुआ हमारे पास में पेनफुल बिकॉज ऑफ इंजरी,
है ना, कोई चीज़ पेनफुल तो है बट क्यों, बिकॉज ऑफ इंजरी, आपको कोई चोट लग गई है बिकॉज ऑफ इंजरी, या फिर कोई इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैंने चारों हैं आपके ऑप्शन, सबका मीनिंग बता दिया। पहले वाले का राइज क्विकली, है ना, ये हाईलाइट करते हैं हम इसको, क्या प्रॉब्लम है, ओके, राइज क्विकली टू अ हाई लेवल। सेकंड है स्पेशली बर्ड या फिर एयरक्राफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, टू फ्लाई इन द स्काई। ओके, सेकंड वाला जो सीयर है आपके पास में, स्कॉच और रोस्ट यानी कि भूनना किसी चीज़ को, ये मतलब होता है SIRE, शायर हमने ये लिखा, अ मेल पेरेंट ऑफ एन एनिमल। एक्स्ट्रा बोनस में एक क्वेश्चन और बता दिया आपको, एक ऑप्शन कि मेयर होता है वो फीमेल हॉर्स को बोलते हैं। सिमिलरली डी ऑप्शन जो है वो है पेनफुल बिकॉज ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। अब आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है सर, हमारा आंसर जो है वो डी आना चाहिए। क्यों? रिचार्ड गोट हिज फिंगर कोट इन द डोर जंप एंड इट वॉज, क्या था ये? तो जाहिर सी बात है क्या था, ये पेनफुल हुआ होगा। अगर आपकी जो फिंगर है वो डोर जंप में अगर दरवाजे में फंस जाएगी तो क्या होगा? पेन होगा ना आपकी। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि सोर, एंड इट वो सोर फॉर 2 days आफ्टरवर्ड्स, यानी कि 2 दिन तक जो है वो पेनफुल था उसकी, जब डोर जंप में फंस गई थी फिंगर। ये मतलब आना चाहिए इसका, एंड ये जो है इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर डी ऑप्शन आना चाहिए। ओके, सो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, द जज सैड दैट ही वॉज बाय द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय द राइडर्स, है ना। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कर देंगे आप इसको। द जज सैड दैट ही वॉज, अब जज ने कहा, क्या कहा कि ही वॉज, पैसिव में बनाया है यहाँ पर कि वो हो गए कैसे, बाय द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय द राइडर्स। सो राइडर्स की हाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या हो जाएंगे जज जो हैं, हो सकता है कहीं पर कुछ चल रहा होगा और जज देख रहे होंगे उस चीज़ को, और राइडर्स जो है वो अपनी राइड कर रहे होंगे, क्या एक्साइटेड हो जाएंगे? आपको लगता है एक्साइटेड यहाँ पर सही सेंस दे रहा है? ही वॉज एक्साइटेड नहीं, इम्प्रेस्ड, मे बी, इट कुड बी, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड तो नहीं, अगर आप किसी की परफॉर्मेंस देखने के बाद में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इंटरेस्टेड तो हम किसी पर्सन से होते हैं, किसी चीज़ को देखकर इंटरेस्ट आता है हमें, है ना। इम्पोज्ड नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पोज्ड का मतलब तो किसी पर जो है क्या होता है, थोपना होता है, तो इम्पोज्ड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक्साइटेड, हाँ ये हो सकता है। खैर इस आंसर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से तो एक्साइटेड भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। जो आपका मोर सुटेबल है यहाँ पर, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो हो जाएगा हमारे पास में इम्प्रेस्ड, और इन्होंने पैसिव में लिया है यहाँ पर कि जो जज हैं, द जज सैड, जज ने कहा कि डैट ही वॉज के बाद में देखिए पैसिव है, वॉज के बाद में जो वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगी, सो ही वॉज इम्प्रेस्ड, ही वॉज इम्प्रेस्ड, है ना, यानी कि वो इम्प्रेस्ड हो गए थे किस चीज़ से, बाय द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द राइडर्स, राइडर्स की परफॉर्मेंस से जो है वो इम्प्रेस्ड हो गए थे। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, है ना। ये इसको थोड़ा सा बोल सकते हो कि कॉम्प्रिहेंशन का ये क्वेश्चन है आपके पास में, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, आई डोंट, ओके ये जो है आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। अगर आप ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। देखिए जनाब, ये ना क्वेश्चन टैग है, एक चैप्टर होता है आपके जो टॉपिक है, और मेंशन भी किया है एमयू ने स्पेशली, क्वेश्चन टैग, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है आपके एग्जाम में। इसकी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, क्वेश्चन टैग को ईजी बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में, ठीक है ना। ऑलवेज इन माइंड व्हेन यू ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन टैग, कुछ चीज़ें दिमाग में रखना कि अगर आपकी स्टेटमेंट, ये है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, अगर आपकी स्टेटमेंट एंड यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग, यही तो होता है ना, कहीं पर स्टेटमेंट दी होती है, फिर आपके जो ऑप्शन होते हैं इसमें जो है क्वेश्चन टैग दी होती है। सो यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन टैग। जनाब कुछ चीज़ें हैं, ये अगर आप दिमाग में रखेंगे, आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, फिर भी बहुत अच्छे से जब पेपर कर रहे होंगे तब समझ में आएगा आपको। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो हमेशा जो क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव होना है आपका, ठीक है। वहीं अगर आपकी स्टेटमेंट निगेटिव है तो जो आपका क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना है, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होना है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। तो चलिए सर, जो आपने बताया इस चीज़ से थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि आई डोंट सपोज एनीवन, यहाँ पर अपनी जो है असर्टिव की सेंटेंस की, यानी कि बता रहा है यहाँ पर आई डोंट सपोज एनीवन,
एनीवन के बाद में एनीवन विल वॉलंटियर फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ से क्या लग रहा है, स्टेटमेंट क्या निगेटिव है या पॉजिटिव है? सर यहाँ पर डोंट लिखा है तो इसका मतलब निगेटिव है स्टेटमेंट, है ना। पहली बात तो हमें इतना समझ में आता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है, क्योंकि आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, यानी कि मुझे नहीं लगता कोई इस काम को जो है कोई करने के लिए रेडी होगा, इस तरह के काम को कोई करेगा। ये स्टेटमेंट है आपके पास में। सो अभी मैंने क्या बोला कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो आपकी जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो देखिए कभी भी निगेटिव क्वेश्चन टैग तो आ नहीं सकता, इसको हम काट देंगे। और हमारे पास में डोंट दे भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों ही निगेटिव हैं और हमारी स्टेटमेंट निगेटिव है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आना चाहिए। अब दूसरी चीज़ और देखते हैं हम क्या, कि जो भी टेंस आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए जो भी स्टेटमेंट का टेंस होगा ना यहाँ पर, किस टाइप से मैं लिखूँ, चलिए जो मेरी अल्फाज हैं उनको आप लोग लिख देना, नोटबुक पर अपनी लिख लेना कहीं ना कहीं, कि जो स्टेटमेंट का टेंस होगा वही क्वेश्चन टैग जो है आपका उसका टेंस होगा। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर स्टेटमेंट का टेंस है ना, जो ये टेंस होना चाहिए स्टेटमेंट का, सेम ही आपका क्वेश्चन टैग का जो है टेंस होना चाहिए, सेम टेंस। इतना मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लोग मेरे जो अल्फाज हैं उनको लिख लेना अपनी नोटबुक पर। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन सा है? क्या ये फ्यूचर है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर पास्ट है? किस चीज़ का ये सेंटेंस है? तीन तरह के होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपको देखकर नज़र आएगा कि सर ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस काम को करेगा, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, इसको देखकर हम समझ जाएंगे फ्यूचर है ये। तो आपके पास में जो क्वेश्चन टैग है वो भी कैसा होना चाहिए, फ्यूचर। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको कट जाएगा, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन टैग है ना वो फ्यूचर की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। और जो वुड है, वुड आप लोग जानते हैं, वुड हम क्वेश्चन करने के लिए भी हम पूछते हैं। जब हम, पहली बात तो विल का जो पास्ट है वो क्या होता है, वुड होता है, आपको पता होगा। विल का जो पास्ट है वो वुड होता है, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा। वुड रिक्वेस्ट करने के लिए भी आता है, हम्बली, अगर आप किसी से क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं तब भी हम यूज़ कर रहे हैं कि वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि टेंस हमारे पास रूल है कि जो भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट का टेंस है, सिमिलरली टेंस जो है वो आपका क्वेश्चन टैग में होना चाहिए। इसलिए आंसर क्या आना चाहिए आपके पास में, ए आंसर आएगा जनाब। ओके, आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, विल दे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो है, मुझे नहीं लगता कोई इस काम को करेगा, तो विल दे, ये पूछ रहे हैं क्या करेंगे, जैसा भी आप जानते होंगे। अब मैंने इन चीज़ों को जो है ना हमेशा दिमाग में रखना, क्या, कि जो भी स्टेटमेंट अगर आपकी पॉजिटिव है, आपका 50% काम तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर आपकी स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होना है। बाकी जो आपका स्टेटमेंट का टेंस होता है, सेम ही टेंस आपका क्वेश्चन टैग का होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर ये पूछा है, 4 ऑप्शन हैं, क्लेवर फॉर मिमिकिंग, क्लेवर इन मिमिकिंग, क्लेवर टू मिमिक और क्लेवर एट मिमिकिंग। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये एडवर्ब है या फिर, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे होंगे, बट ये क्वेश्चन फिक्स प्रपोजिशंस का है। प्रपोजिशन का काफ़ी अच्छा रोल है आपके एग्जाम में, तो उनको कर लीजिएगा। फिक्स प्रपोजिशन की हम बात कर रहे हैं स्पेशली। कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं बता दूं आपको कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच यूजुअली टेक एट प्रपोजिशन। ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं हमारे पास में जो हमेशा यूजुअली जो है वो प्रपोजिशन एट लेते हैं अपने साथ में। कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट वाला है गुड, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग। सिमिलरली बैड, बैड एट, बैड के साथ भी हमेशा एट आता है, बैड एट समथिंग, यू आर बैड एट योर सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास में क्लेवर, फिलहाल बहुत सारे होते हैं, मैं 3 लिख रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ये है, तो मैं फिलहाल यही लिख देता हूँ। गुड, बैड एंड क्लेवर, इन सब के साथ में आप हमेशा एट का यूज़ करते हुए दिखाई देंगे, है ना। हमेशा एट देखेंगे, गुड एट, बैड एट एंड क्लेवर एट। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये आपको एट यूज़ करना है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। क्लेवर फोर लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। क्लेवर इन, ये भी नहीं होता। क्लेवर टू, ये भी नहीं होता। इसलिए आंसर आ जाएगा हमारे पास में क्लेवर एट मिमिकिंग। ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा। ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है किस चीज़ में, क्लेवर एट मिमिकिंग, मिमिकिंग करने के लिए, उसके दोस्तों की मिमिकिंग करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसमें। सो क्लेवर एट आ जाएगा। गुड, इससे ही आप रिलेट कर सकते हैं पी वाई क्यू एस को, गुड एट, बैड एट एंड क्लेवर एट। सो इसलिए हमारे पास में ये हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपका वोकेबलरी का क्वेश्चन है और यहाँ बोला है चौविनिस्टिक मीन्स। चौविनिस्टिक का मतलब होता क्या है, एज एन एडजेक्टिव लिया है इन्होंने। चलिए चौविनिस्टिक देखते हैं हम होता क्या है। देखिए जनाब, एक वर्ड होता है चौविनिस्ट, CHAUVINIST, चौविनिस्ट। इसके ना दो मतलब होते हैं। चौविनिस्ट के एक्चुअल में दो मीनिंग होते हैं, दोनों को देखते हैं होते कौन कौन से हैं आपके पास में। चौविनिस्ट के एक तो पहला मतलब जो है, हु थिंक वन जेंडर इज सुपीरियर टू अदर्स। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो एक जेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे को इन्फीरियर मानते हैं। और जो है, आप समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि हु थिंक मैन आर सुपीरियर टू विमेन, यानी कि जो सोचते हैं कि मैन जो है वो सुपीरियर होते हैं टू विमेन। तो उसी चीज़ को यानी कि हु थिंक, जो इंसान सोचता है, हु थिंक्स वन जेंडर इज सुपीरियर टू अदर्स, सुपीरियर टू अदर्स। अच्छा, सुपीरियर के साथ भी हमेशा टू आता है, इन्फीरियर के साथ भी टू आता है, प्रेफर के साथ भी हमेशा टू आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी शायद, मुझे उम्मीद है। उसके बाद में जो सेकंड वाला मीनिंग है ना, एक तो ये हुआ हमारे पास में हु थिंक्स वन जेंडर इज सुपीरियर टू अदर्स। एक तो ये इंसान हुए जिनकी बाइस्ड सोच है थोड़ी सी। सेकंड वाले जो पर्सन हैं वो होते हैं हमारे पास में, अ बिलीफ है, एक टाइप का विश्वास होता है, अ बिलीफ कि उनकी जो कंट्री है, देयर ओन कंट्री इज़ द बेस्ट, है ना, इज़ द बेस्ट। ये किसी और को कुछ समझेंगे ही नहीं, बस अपने ही देश में लगे हैं। इनको लगता है कि बस हमारी ही कंट्री सबसे अच्छी है इस दुनिया में, और किसी की कंट्री नहीं है कंपैरिजन टू इनके कंट्री के, अगर हम इनके कंट्री से कंपैरिजन करें तो ये वो लोग हैं। अब आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा मीनिंग होना चाहिए? दो बता दिए मैंने। पहला है कि हु थिंक्स वन जेंडर इज सुपीरियर टू अदर्स, दूसरा होता है अ बिलीफ है, एक तरह की बोल सकते हो विश्वास है कि उनकी जो कंट्री है, दैट देयर ओन कंट्री इज द बेस्ट, सबसे अच्छी है उनकी कंट्री। लाउड माउथड नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हाईली अकम्पलिश्ड बिल्कुल भी नहीं। कैटरिंग टू द पीपल, कैटरिंग टू पीपल ऑफ पावर, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ब्लेटेंटली ओवर पैट्रियाटिक, बहुत ज़्यादा ओवर पैट्रियाटिक है ना, है ना, बहुत ही ज़्यादा देशभक्त से भी ज़्यादा देशभक्त हो रहे हैं। तो वही चीज़ है ब्लेटेंटली ओवर पैट्रियाटिक। इसका भी मतलब मैं बता देता हूँ। ब्लेंटली की मतलब होता है, ब्लेटेंटली एडवर्ब है ये, और इसको बोल सकते हो आप क्लियरली, है ना, जो चीज़ क्लियरली शो करती है किसी के बिहेवियर को, किसी की थिंकिंग को, किसी भी चीज़ को, तो उसको ही हम ब्लेटेंटली बोलते हैं। ईजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो क्लियरली, क्लियरली ओवर पैट्रियाटिक। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ए, है ना। दो मतलब हैं, याद रखना हमेशा। और कहीं ना कहीं भी ये आपका आया है, आई थिंक 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था, चौविनिस्ट कौन होता है। सो वन जेंडर इज सुपीरियर टू अदर्स, जो सोचता है। चलिए इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सबसे करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है कौन सा है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है आपका, है ना। पहले तो देख लेते हैं क्या है। द साइट्स ऑफ शिमला, शिमला जो है उसकी साइट्स की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद अच्छा, सिमिलर है सभी में, द साइट्स ऑफ शिमला, द साइट्स ऑफ शिमला, और यहाँ पर भी द साइट्स ऑफ शिमला। जब भी आप पेपर करें, बहुत आराम से जो है ना, अपनी स्क्रीन पर देखना है, या जो भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर होगा, शांति से आपको बहुत अच्छी सांस लेने के बाद में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर उसी में होता है अगर आप ध्यान देंगे तो। देखिए जनाब, सबसे पहले ना यहाँ पर बोला है कि सब्जेक्ट क्या है आपके पास में। सब्जेक्ट है साइट, नाउन जो है आपके पास में, यही तो सब्जेक्ट है ना। साइट की बात कर रहे हैं हम, किसकी? द साइट। ये इसको डिफाइन करने के लिए ये है प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये तो प्रपोजिशनल फ्रेज बना लेगा, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। मेन जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या सिंगुलर है? तो जनाब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, साइट अगर होता तो एक साइट की हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर तो साइट्स है ना, एस लगा है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारे पास में प्लूरल है। तो आपको एक पढ़ा होगा आपने, क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है आपका अगर सिंगुलर है, तो वर्ब भी जो है वो आपकी क्या आती है? सिंगुलर आती है ना। फिर पोजीशन भी आपकी सिंगुलर आती है। सिमिलरली अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल आनी चाहिए ना, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? प्लूरल है ना। ये आपका नाउन हो जाएगा, और ये इसको द डिफाइन करने के लिए डेफिनिट आर्टिकल है यहाँ पर। ये प्रिपोजिशन है जो कि इसका ऑब्जेक्ट बना रही है। ये सब ग्रामर की चीज़ें अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि पढ़ लेना इनको बहुत अच्छे से। द साइट्स ऑफ शिमला, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा इसकी अगर मैं बात करूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज़ लिखा है, और आपको पता है
इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि द साइट्स ऑफ शिमला आर मोर ब्यूटीफुल देन इन कुल्लू। इन कुल्लू, आपको नहीं लग रहा इन कुल्लू तो कोई मतलब नहीं है इन कुल्लू, यानी कि दो का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, शिमला की साइट्स जो है इनका, और हम जो है दूसरी वाली कुल्लू जो है उसकी साइट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एडजेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इन कुल्लू तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। उसके बाद में फर्स्ट वाला है द साइट्स ऑफ शिमला आर मोर ब्यूटीफुल देन ऑफ, देन के बाद में ऑफ कुल्लू, आपको लग रहा है ये सही है? ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसका एक एडजेक्टिव का पूरा कंपैरिजन होता है ना, ये इस टाइप का आप बोल सकते हो कि हम बोल रहे हैं ना कि जैसे कि मेरी बाइक से अच्छा तो, यानी कि मैं बोलूँ कि मेरे दोस्त से अच्छी तो मेरी बाइक है, तो ये क्या बात हुई? ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ ना। इंसान का कंपैरिजन आप हमेशा इंसान से करेंगे ना, किसी भी इंसान का कंपैरिजन किसी थिंग से कैसे कर देंगे? देखिए जनरल लाइफ में आपको अच्छा लगता है, हमें भी ठीक लगता है कि हाँ ये करेक्ट हो सकता है कि तुझसे अच्छी तो मेरी बिल्ली है, तुझसे अच्छा तो मेरा डॉग है, ये हम बोलते हैं ना जनरल लाइफ में, या तुझसे अच्छी तो मेरी बाइक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं जनरली। बट ना ग्रामर इस चीज़ को मना करती है, क्योंकि ग्रामर में जो है जो लैंग्वेज है तो बोल सकते हैं बेशक, बट आपको इंसानों का कंपैरिजन हमेशा इंसानों के साथ में करते हैं, और जो थिंग्स होती हैं उनका कंपैरिजन आप जो है वो थिंग्स के साथ में करते हैं, है ना? तो यही चीज़ हो जाएगी, क्या है कि द साइड्स ऑफ शिमला आर मोर मोर ब्यूटीफुल देन, यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी। क्यों? इसको डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा यार। क्यों? देन डैट ऑफ कुल्लू, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि शिमला की साइट्स जो है ना, वो कुल्लू की जो साइट्स हैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यही चीज़ है, यहाँ अगर मैं डैट को इसको काट दूँ मैं, तो यहाँ बोल सकते हैं कि मोर ब्यूटीफुल द साइट्स ऑफ, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस हम लिख सकते हैं कि द साइट्स ऑफ, SIGHTS, साइट्स ऑफ कुल्लू। तो ये साइट और साइट आपको पता होगा, ग्रामर बोलती है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर भी साइट्स है और यहाँ पर भी साइट्स है, इसीलिए इस साइट्स की जगह हम डैट इसको डिनोट कर रहे हैं कि डैट, यानी कि साइट्स ऑफ कुल्लू। शिमला की साइट्स जो हैं वो कुल्लू की साइड से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आर मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर लिखा है आर मोर ब्यूटीफुल देन द साइट्स ऑफ कुल्लू। तो द साइट्स ऑफ को हमने वर्ड वर्ड में सब्सिट्यूट करके हमने डैट लिख दिया कि डैट ऑफ कुल्लू। तो ये ग्रामर जब तक आप, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक ही क्लास में आप समझ जाएंगे इसको, तो यार ये कंसेप्ट होते हैं, पहले आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये चीज़ों को, उसके बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिससे एलिमिनेट हो सकता है, क्या है कि जैसे कि ये तो हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है आपका तो प्लूरल है, तो आपके पास में वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल आनी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ बोला है कि द पैसिव वॉइस ऑफ आर यू राइटिंग अ लेटर, इसकी हमें पैसिव वॉइस बतानी है, किसकी? कि आर यू राइटिंग अ लेटर। चलिए पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन आते हैं, नरेशन के भी आते हैं, प्रपोजिशन के भी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन टॉपिक्स को इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AMU लॉ एज वेल एज JMI लॉ। देखिए मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है पैसिव वॉइस को, बट मैं इसका बहुत सिंपल अभी फ़िलहाल के लिए आपको बताता हूँ क्या है। वैसे काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं इसमें, फ़िलहाल ना इसको, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस पूछा है, फ़िलहाल इसको ना आर को भूल जाइए यहाँ पर। सोचिए आपसे पूछा गया था यू राइटिंग अ लेटर, है ना? जैसे कि यू आर राइटिंग अ लेटर, इस टाइप से, क्योंकि ये वर्ब इधर आ जाएगी, इसको इन्होंने इंटरोगेटिव बनाया है, इंटेरोगेटिव तो फर्स्ट में है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यू आर राइटिंग अ लेटर मतलब तुम एक लेटर लिख रहे हो। इसका आप कैसे बनाते हैं अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपको पता होगा ये सब्जेक्ट होता है, यू क्या है आपके पास में? सब्जेक्ट है, ये आपके पास में वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा ही होता है ना कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि ये सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट, विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस। यही हो जाएगा सिमिलर। आपको करना क्या है ना, आपको करना ये है कि अब आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि, एक मिनट, आई एम सॉरी वेट। हम्म तो अगर आप इसको बना रहे होते तो क्या हो जाता कि अ लेटर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना? ये आना चाहिए ना कि अ लेटर, मुझे लिख देना चाहिए, ये आ जाएगा स्टार्टिंग में, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद में क्या, इसके लिए हमें वर्ब की ज़रूरत है, इज एंड बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, यही आएगा ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ जाएगा फिलहाल के लिए, अभी उसको भूल जाइए आर क्या लिखा है, और इज बीइंग बाई
कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा लास्ट में, यानी कि तुम्हारे द्वारा एक जो है लेटर लिखा जा रहा है। तो बस यही चीज़ है इसमें। अब जो ये आर है ना, इसको आप स्टार्टिंग में आर की जगह यहाँ पर इज़ कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो आर है वो किस में चेंज हो जाएगा, इज़ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारे पास में अ लेटर है। जब हमने यहाँ लिख दिया तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने लिया था। बस अब देख लीजिए कौन सा जो है आपके पास में यहाँ ऑप्शन है ऐसा। तो इज़ लेटर बिल्कुल भी नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। इज़ लेटर कैसे लिख लेंगे आप इसको, है ना। ये तो इज़ लेटर, कम से कम अ लेटर अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपके दिया गया है अ लेटर, तो यहाँ पर भी तो अ लेटर होना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अ लेटर ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इसको हो सकता है। और देख लेंगे, देखिए ये भी, इसमें भी यही मिस्टेक की है इन्होंने, अ लेटर नहीं लिखा। अगर ये अ लेटर करते तब हम इसको देखते। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, सी भी नहीं है। अब इसमें इसके बाद और देख लेते हैं, द लेटर। द कहाँ से आ जाएगा, अ लेटर है ना, तो द तो हो नहीं सकता। इसलिए जो है आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई कीजिए कि एलिमिनेशन ऑप्शन, एलिमिनेशन के थ्रू आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हमने 3 कर दिए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में, यही मैंने बोला था कि अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, क्योंकि इंटेरोगेटिव में है। अगर सिंपल, जैसे कि मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने बोला कि ये है यहाँ पर आई एम राइटिंग अ बुक। ये है आपके पास में क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए इसको जो है पैसिव वॉइस में बनाने का। तो आप क्या करेंगे इसको, सिंपल सा, सबसे पहली बात तो आपके पास में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, यानी कि अ बुक, अ बुक। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये है आपके पास में सेंटेंस है आपका कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो इसके लिए हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अ बुक इज बीइंग, है ना, बीइंग। और जो ये राइटिंग है ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी, रिटन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो अगर मैं यहाँ पर आई लिखूंगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा प्रपोजिशन के बाद जो है वो उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब समझ गए होंगे आप। पैसिव वॉइस को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको बहुत ईजी लगेगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख रहे होंगे 2 एंड 2, 2 और 2 4 मिलकर क्या बनाते हैं। ये पूछ रहे हैं कि 2 और 2, अब क्या है, मेक्स आएगा, मेक आएगा, कंप्लीट्स आएगा, आर मेकिंग आएगा। तो आपको पता है 2 और 2, देखिए वही चीज़ है। अगर मैं एएमयू की बात करूँ तो इनका जो फोकस है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप लोग जानते होंगे एक टॉपिक होता है। एक्चुअल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन चीज़ों को पढ़ा है तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना देते हैं। वो ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई टॉपिक नहीं होता है। सो पहली बात तो क्या है, वही बात की, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, जो वर्ब होती है वो भी आपकी सिंगुलर ही आती है, ये आपको पता होगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, वो भी आपकी प्लूरल आएगी, है ना। यही चीज़ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम्म देखिए एंड है, और एंड का पता होगा आपको, कंजंक्शन होता है। एंड क्या होता है हमारे पास में, कंजंक्शन होता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है। तो पहली बात तो टू यहाँ पर ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये है, और दूसरा जो है 2 और 2 मिलकर, यानी कि अब ऑटोमेटिकली आपके पास में सब्जेक्ट कितने हो गए, सर ये तो प्लूरल हो गया। तो आपके पास में जो वर्ब है वो कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो 2 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4, यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, 2 एंड 2 मेक 4। अब क्या है, ये जो ए ऑप्शन है ये ऑलरेडी आपकी सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। आपको पता होगा ना, वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होती है अपने, जैसे कि मेक है, ये क्या है, प्लूरल है। तो अगर मुझे इसको सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस या ई एस लगकर आपको पता होगा वर्ब सिंगुलर बनती है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिंगुलर वर्ब है। इसलिए ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास में, वो आएगा, क्योंकि जनरल फैक्ट है ये 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं, 4 बनते हैं। तो इसलिए 2 एंड 2 मेक 4, यहाँ आ जाना चाहिए मेक 4, नॉट मेक्स। मेक्स जो है वो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास में, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द स्पेक्टिकर्स सैड ब्रेवो वेल प्लेड विराट इज। ओके, नरेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा ये नरेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ किस चीज़ को शो करने की कोशिश कर रहा है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसको देखेंगे किस चीज़ में बोला है कि द स्पेक्टिकर्स सैड व्रेबो। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ऑप्शन के थ्रू देखते हैं इसको। व्रेबो मतलब कोई ना कोई किसी चीज़ को अपलाउडेड की बात कर रहा है ना, व्रेबो बहुत अच्छे से, जिसको हम बोलते हैं अपलाउड करना, काफ़ी ज़्यादा खुशी शो करना अपनी। तो
द स्पेक्टिकल्स कोल्ड विराट ब्रेवो बिकॉज ही प्लेड वेल। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गई ना। और आपको पता होगा कि नरेशन में हम क्या करते हैं कि उसकी जो है किसी और की कही बात किसी और को हम बताते हैं, उसी चीज़ को हम नरेट कर रहे होते हैं। हमने कही बात सुनी और वो हम किसी और को बतला रहे हैं, उसी चीज़ को हम नरेशन बोलते हैं। ये तो एक सिंपल जनरल सेंटेंस है, ये तो कभी नहीं हो सकता। बाकी द स्पेक्टिकल्स सैड दैट विराट प्लेड वेल एंड अप्लाउडेड, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा इसमें मुझे लगता है खींचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्रेवो के साथ में हमेशा जहाँ पर भी ब्रेवो वर्ड आएगा उसके साथ में अप्लाउडेड आएगा, है ना। ब्रेवो अप्लाउडेड जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है अप्लाउडेड। तो बस यहाँ देख लीजिए अप्लाउडेड कहाँ पर है, कौन से वाले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। द स्पेक्टिकल्स अप्लाउडेड विराट सेइंग दैट ही प्लेड वेल। ओके, तो ये वाला जो है डी ऑप्शन आएगा आपके पास में। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है, द पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स ऑफ द प्लेन हैड अ। चलिए, पैसेंजर और जो क्रू मेंबर थे प्लेन के, उनके पास में क्या था, हैड अ स्केप। अब जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने, मुझे नहीं पता किस टाइप से इस क्वेश्चन को हैंडल किया होगा उस वक्त जब ये आया था, है ना। और बाकी मैं बता देता हूँ इसको, बाकी आप लोगों ने भी वैसे तो कर लिया होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है कि नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा कि पैसेंजर और जो क्रू मेंबर थे उनके पास में क्या था, मेंबर्स ऑफ द प्लेन हैड, क्या था उनके पास, क्या बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको लिखता हूँ अ लार्ज, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस था, तो ये तो थोड़ा नेगेटिव कन्वे कर रहा है ना, मीनिंग लार्ज तो नहीं हो सकता यहाँ पर, इसलिए ये नहीं है। ब्रीफ, ब्रीफ तो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं वैसे। ब्रीफ लॉ का वर्ड है आपके पास में, लॉयर्स का जो ब्रीफ होता है, और इंग्लिश में हम जो है इसको शॉर्ट बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्रीफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अ लिटिल, देखिए आपको पता होगा लिटिल जो है वो हम साइज के केस में यूज़ करते हैं, है ना। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ में हम यूज़ करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल होता है ना की बराबर। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ना की बराबर। आ लिटिल होता है यानी कि थोड़ा बहुत। आ लिटिल जो है ना वो फ्यू का केस देता है, आ फ्यू के बराबर होता है। बट ये इसका बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये हम जो है काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं, और ये हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये तो काफ़ी का मतलब सेंस दे रहा है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा जगह थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास में सी बचा है, आपने इसी टाइप से किया होगा। तो ये तो हुआ हमारे पास में कि द पैसेंजर एंड क्रू मेंबर्स ऑफ द प्लेन हैड अ नैरो स्केप। ठीक है, अगर ऐसा किया था तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक ठाक है, ये भी आंसर आ जाएगा। बट सीन ये है कि ये जो है ना एक फ्रेज होती है, अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो एक फ्रेज होती है क्या, नैरो स्केप। ये बात समझ में, एक फ्रेज होती है आपके पास में नैरो स्केप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नैरो स्केप। ओके, नैरो स्केप की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, नैरो स्केप जो है वो हम यूज़ करते हैं, वही एक निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। एंड इसको आप बोल सकते हो कि नैरो स्केप जो है ना, इज कॉमनली यूज्ड टू फ्रेज है, एक फ्रेज है जो डिस्क्राइब करती है कि सिचुएशन को वेयर समवन अवॉइड्स अ डेंजरस और अनफॉर्चुनेट इवेंट। मतलब किसी भी आप जो है मुसीबत में थे, कोई डेंजरस या फिर अनफॉर्चुनेट आपके पास में सिचुएशन थी, तो उसी चीज़ को जो है ना आप उससे बचकर आए हो, उसी को हम बोलते हैं नैरो स्केप। ये एक जो है आपके पास में एक फ्रेज होती है, इसको एडियम भी बोल सकते हो और फ्रेज भी बोल सकते हैं, आप इसको फ्रेज ही बोलिएगा, वैसे फ्रेज है ये। सो जो पैसेंजर और क्रू मेंबर थे वो एक बस बाल बाल बचे थे, जो हम बोलते हैं कि हैड अ नैरो स्केप, इसलिए हमारे पास में आ जाएगा नैरो स्केप। नैरो का मतलब वैसे भी तंग होता है, जिसकी विड्थ जो है छोटी होती है, तो यानी कि बहुत तंग रास्ता था उनके पास में, इसको आप तंग भी बोल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास में, अगेन नरेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए ही बोला था कि नरेशन को जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नरेशन को आप जो है वो कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच बोली है इन्होंने, कि जॉन ने कहा इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, है ना। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो आपको पता होगा कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, है ना। फैक्ट होते हैं आपके, प्रोवर्बियल फैक्ट होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, और बहुत सारे जो है वो फैक्ट होते हैं आपके। उसी चीज़ से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है ना इसका आपको पता होगा जितने भी फैक्ट होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर कोई भी फैक्ट की जहाँ पर भी हम बात करते हैं, उसका सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, जो टेंस है उसका कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर टेंस क्या है, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो इंडिया जो है कब बना था, बिकेम, आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। मैंने क्या बताया, जो फैक्ट हैं आपके पास में ये फैक्ट है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये जो है
जाहिर सी बात है डेट की हम बात कर रहे हैं तो फैक्ट ही है। जैसे कि अगर आप जो है जो अर्थ है वो कहाँ है, हमारे एक्सिस पर रोटेट करती है, और जो अर्थ है वो अराउंड जो है सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तो ये सारे ही जो है ना फैक्ट होते हैं। ओके, इसलिए हम जो है फैक्ट जितने भी होते हैं उसका कभी भी टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आएगा इंडिया बिकेम फ्री 1947। देख लीजिए जहाँ पर भी टेंस चेंज नहीं है। यहाँ बोला है कि जोन ने कहा कि इंडिया हैड आप समझ पा रहे हैं ना कि पास्ट का भी पास्ट कर दिया, इसका मतलब इन्होंने टेंस चेंज कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद जोन असर्टेड का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, असर्ट नहीं किया। जोन ने कहा कि इंडिया हैड बिकम, बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने भी यहाँ पर भी टेंस चेंज कर दिया है। तो सिंपल आएगा कि जोन ने कहा कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। किसी और की बात कही हुई और उसने जो है किसी और को बतला दी कि इंडिया जो है वो कब फ्री हुआ था, इन 1947 में। एक टॉपिक होता है नरेशन में, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट, है ना, फैक्ट बेसिस। जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, प्रोवर्बियल फैक्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा तो आंसर को इसको बहुत अच्छे से करेक्ट कर लेंगे, तो बी हो जाएगा हमारे पास में। जॉन ने कहा कि इंडिया बिकेम फ्री 1947। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास में। इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स, ज्योति ऑफन सीम्ड एंड ओके ऑल्दो अमंग हर फ्रेंड्स एंड फैमिली शी वॉज क्वाइट, काफ़ी ज़्यादा। अब हमें देखना है इसमें कि क्या है। इस क्वेश्चन की बात करें तो हम ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और वोकैबुलरी का है डायरेक्टली ये। बाकी इसको आप बोल सकते हो कि ये क्लोज टेस्ट है ना, इसी चीज़ को हम क्लोज टेस्ट बोल देते हैं। चलिए ये देखते हैं क्या है। तो जनाब इसमें ना सबसे पहले आपको वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं करने का। यहाँ पर देखेंगे इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए। आपको पता होगा एंड है, यहाँ पर एंड कंजंक्शन जुड़ा है, तो यानी कि जो एंड के इधर बात लिखी गई होगी वही सेम जो है एंड कैसा कंजंक्शन होता है हमारे पास में। अगर इधर पॉजिटिव बात है तो इधर भी पॉजिटिव बात होनी चाहिए हमारे पास में। जो बट होता है वो क्या होता है, क्योंकि बट जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन को शो करता है, एंड जो है वो बैलेंस करके चलता है चीज़ों को, दोनों चीज़ों को। बट अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो कभी कभी, कभी नहीं हमेशा ही ऐसा होता है, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, बट जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देता है यहाँ पर। सो अलूफ की बात की गई है। अलूफ जानते होंगे एक नेगेटिव वर्ड होता है। अलूफ क्या होता है, जो इंसान थोड़ा सा अकेला रहता है ना, रेटिसेंट है। और बाकी टैसिटॉन भी बोल सकते हैं हम इसको, जो नोट टोकेटिव होता है, जो ज़्यादा बोलचाल या बातचीत नहीं करता है, लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं हम इनको, है ना। तो यही चीज़ है आपके पास में, यानी कि हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं कि इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग थे, मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी थे बहुत सारे, ज्योति अक्सर देखी, कैसा, ऑफन सीव्ड, अब कैसी, एंड अलूफ। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस जानते हैं क्या होता है, ग्रीगेरियस होता है सोशेबल। चलिए अभी कराते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली हम, क्या होना चाहिए, एंड अलूफ। तो कुछ वर्ड्स हैं आपके पास में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि फर्स्ट वाला है अलूफ, है ना। सेम ही सिनोनिम होता है इसका रेटिसेंट, रेटिसेंट। ओके, इसका ही सिनोनिम होता है टैसीटोन, टैसीटोन। ये है आपके पास में टैसीटोन। इन सब का सेम मीनिंग होता है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, नोट टोकेटिव, टोकेटिव, जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते चालते नहीं हैं, पब्लिक से अकेले में हमेशा रहना पसंद करते हैं। तो ये तीनों सिमिलर हैं, क्या हो जाएगा, अलूफ, रेटिसेंट एंड टैसीटोन। अब क्या लग रहा है आंसर क्या आना चाहिए आपको, तो जाहिर सी बात है इसको देखकर आप पहले ही किस चीज़ पर टिक कर देंगे, फर्स्ट वाले पर, कि यही हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर रेटिसेंट आना चाहिए, रेटिसेंट एंड अलूफ। हालांकि आगे बोला है इसने, हालांकि ऑल्दो अमंग हर फ्रेंड्स एंड फैमिली शी वॉज क्वाइट, अब क्या है, स्ट्रेंजर्स के ग्रुप में बहुत ज़्यादा अलूफ और जो है वो नॉट टॉकेटिव यानी शांत दिखी। हालांकि अपने दोस्तों और फैमिली के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कन्वीवियल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में कन्वीवियल। अब इसका मीनिंग क्या होता है कन्वीवियल का, कन्वीवियल का मीनिंग होता है आपके पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कन्वीवियल मीन्स होता है आपका फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली एंड हैप्पी। सो इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी थे, ज्योति अक्सर कैसी दिखी, बहुत ही ज़्यादा रेटिसेंट। और आप टैसीटोन भी लिख सकते थे यहाँ पर, टैसीटेंट एंड अलूफ, यानी कि नॉट टॉकेटिव। हालांकि अपने दोस्तों के और फैमिली के बीच में वो बहुत ज़्यादा कन्वीवियल, फ्रेंडली है। यहाँ पर हम बोल देंगे इसको कन्वीवियल। ओके, तो ये जनाब बहुत अच्छे से देखिए समझ लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेना ना। कन्वीवियल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली एंड अनहैप्पी। अलूफ, रेटिसेंट, टैसीटोन होता है नॉट टॉकेटिव। और इसका मैं एंटोनिम भी बता देता हूँ, ठीक है, इसका मुझे बता देना चाहिए एंटोनिम भी। सो एंटोनिम की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा
आप इसको वैसे ग्रीगेरियस बोल सकते हैं, ये इसका ही एंटोनिम हो जाएगा ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस। सो ये हो जाएगा सोशेबल। ग्रीगेरियस कौन होते हैं? बहुत ज़्यादा सोशेबल लोग, सोशेबल। और अगर इसको भी मैं रफ करूँ तो एक वर्ड और है आपके पास में, और वो होता है लोकोशियस। पढ़ा भी होगा आपने लोकोशियस, आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार आया है ये लोकोशियस, है ना? बहुत ज़्यादा बातूनी लोग और बहुत बोलने वाले, लोकोशियस, CIOUS, लोकोशियस, यानी कि हो जाएगा टोकेटिव, टोकेटिव। अगर ये है तो सिमिलरली इसका ही मैं नीचे लिख देता हूँ, वर्बोस भी होता है आपके पास में एक वर्ड, वर्बोस। इन दोनों का सेम मीनिंग है, टोकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, वर्बोस एंड लोकोशियस। इसी के जो एंटोनिम है वो जाएंगे टैसिटर्न, रेटिसेंट, अलूफ। ग्रीगेरियस हो गया है सोशेबल आपके पास में। तो ये भी हो गया हमारे पास, ये भी है, ग्रीगेरियस भी हमने कर लिया। आउटगोइंग तो आप लोग जानते होंगे, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। टैसिटोन भी कर लिया। अनअटेनेबल, जो चीज़ अटेन ना करता हो किसी चीज़ को। मल्टीफेरियस, जिसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी हो किसी चीज़ की। डेट्रीमेंटल, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता क्या है। तो पहले इसको इरेज करते हैं हम लोग यहाँ से, एंड उसके बाद डेट्रीमेंटल देखते हैं। डेट्रीमेंटल के एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं डेट्रीमेंटल के। देखिए जनाब, डेट्रीमेंटल की अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट वन इज़ डेट्रीमेंटल, पहला तो यही है, डेट्रीमेंटल। ओके, उसके बाद में डेट्रीमेंटल के बाद मैं बोल सकता हूँ इसको, एक वर्ड और होता है, वैसे ये जो है ना डेंजरस है, डेंजरस। डेट्रीमेंटल मीन्स डेंजरस, किसी भी कोई सिचुएशन है उसके केस में हम यूज़ करते हैं, डेंजरस के केस में। और दो और थे, मुझे याद नहीं आ रहे इस टाइम पर, दो दो वर्ड और भी होते हैं, सिमिलरली हैं बिल्कुल, उसमें ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कोई भी डिफरेंस, शायद पोनीशियस भी होता है एक। चलिए एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि डेट्रीमेंटल है, ये डेंजरस है आपके पास में, एंड फिर हो जाएगा आपके पास में पोनीशियस। एक बार आप लोग ना चेक चेक कर लेना इसको, शायद यही मैं सही लिख रहा हूँ। एक और है, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो एक होता है बेनफुल, सब एडजेक्टिव हैं यहाँ पर ये, बेनफुल। इन सब का सिमिलर मीनिंग होता है डेट्रीमेंटल, पर्निशियस